हेलो एंड वेलकम टू एक्टिव इन्वेस्टर्स गैंग। स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम काफी रेगुलरली इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे जाकर तो वीडियो हर 2-3 दिन में एक वीडियो आपके पास आ जा रही है। और आज मेरा जो आने का मुद्दा है वो ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट 1.35% से गिरा है। निफ्टी 50 1.35% से डाउनफॉल दिखाया है। वहीं पर निफ्टी बैंक ने 1.39% से, और निफ्टी पीएसयू बैंक जो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था उसने 1.9% 1.9% का एक फॉल दिखाया है। और ऐसा क्यों है ये सब आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। यहां पर मुझे कुछ मैनिपुलेशन, कुछ आपको ऐसा नहीं बताना है जिसकी वजह से आप किसी चीज की तरफ ड्राइव हो या आप कुछ ऐसा सोचे जो मैं चाहता हूं आपको सोचने के लिए। इसलिए मैं यहां पर जो भी बता रहा हूं उसको वैलिडेट करना अपने इंस्टिंक्ट के साथ, और फिर देखना कि क्या जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। उसके हिसाब से फिर आप देखना कि क्या आपको डिसीजन लेना है लाइव मार्केट में। भले आप ट्रेडर हो, भले आप इन्वेस्टर हो, मेरा काम है यहाँ पर आपको बताना कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो सकता है और क्या हुआ है। उसके बेसिस पे आज भी प्योर डेटा की बात करेंगे। काफी कुछ हुआ है मार्केट में। फिलहाल टेक्निकल्स तो फॉलो नहीं हो रहे हैं मार्केट के, और ये मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी क्योंकि भाई ऐसा लग रहा था कि मार्केट 25,000 टच कर सकता है। अब देखो, जो भी आपको यहाँ पर दिखेगा ना, कभी भी आप कोई ब्रोकरेज हाउस ले लेना, भले वो मोतीलाल ओसवाल हो, भले आप रेलीगेयर हो, भले आपका वो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज हो, किसी के भी एनालिस्ट को पकड़ लो आप। मार्केट एक दिन बढ़ेगा ना तो कहेंगे बुल रन बुल रन बुल रन, मार्केट एक दिन गिरेगा तो कहेगा बियर रन बियर रन बियर रन। ठीक है, देखो मार्केट दोनों साइड बात बन सकती है, कब क्या डेटा आके ट्रिगर कर दे। और आज भी एक ऐसा डेटा आया जो मैं आपको बताऊंगा कि जिसने ट्रिगर की मार्केट की इस डाउनफॉल को ट्रिगर किया। सबसे बड़ा जो ट्रिगर था वो वही था। लेकिन एंड में ये भी बताऊंगा कि क्या चीज अच्छी हुई है मार्केट में, वो भी जानना जरूरी है आपके लिए। क्योंकि क्या पता यहां से एक रिवर्स ट्रेंड आ जाए, क्या पता यहां से 24,000 की तरफ चला जाए। वो तो आपको देखो, बहती गंगा के सब हाथ धो लेते हैं। जो ऊपर जाएगा तो बोलेगा ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे आया तो बोलेंगे नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि मैं भी आपको यही शायद बोलूंगा, प्रोबेबली मैं भी आपको हिपोक्रेट लगूंगा। लेकिन सुन लो एक बार, फिर देख लो, क्या पता आपको वो चीज मदद कर जाए कहीं ना कहीं। क्योंकि मार्केट्स आर अनप्रेडिक्टेबल बॉस। यहाँ ये इंडियन मार्केट है, यहाँ पे जब घुमाना होता है तो बहुत क्रेजी तरीके से घुमाते हैं, और जब बचाना होता है तो भी बहुत क्रेजी तरीके से बचाते हैं। रीजन होता नहीं है किसी चीज का वैसे इंडियन मार्केट में। खैर 2 मिनट हो गए, मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा। और सबसे पहले आपको ये तो निफ्टी बैंक का चार्ट है, लेकिन यहाँ पे लेके चलूंगा जहां है निफ्टी का डे वाइज चार्ट, निफ्टी 50 का। ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे आप तो शुक्रवार को मैंने ये वीडियो डाला था, बहुत पहले नहीं, पिछले हफ्ते डाला था कि कैन इंडियन स्टॉक मार्केट टच ऑल टाइम हाई। ये जब साइडवेज मूवमेंट होती दिख रही थी ना, तो ये कैंडल बना था वन डे के टाइम फ्रेम पे, जिसके अंदर निफ्टी गया था 24,800 के आसपास। ठीक है, वहां पे सब लोग बोल रहे थे। और बंद भी देखो, ये ऊपर का जो विक था ये छोटा था, यानी कि कहीं ना कहीं करीब करीब हाई पे बंद हुआ था। करीब 20 पॉइंट नीचे बंद हुआ, जो हाई लगाया था दिन का उसके 20 पॉइंट नीचे बंद हुआ, विच इज प्रीटी डिसेंट। तो अगला ट्रांसलेशन जो होना था 2 दिन बाद का, वो ऊपर की साइड ही होना चाहिए था। ये फ्राइडे को बंद हुआ था, लेकिन मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद 100 पॉइंट निफ्टी ने एक्सटेंड किया फॉल, काफी नीचे आया था लेकिन थोड़ी सी रिकवरी मारी थी। क्योंकि जो लो लगाया था वो 24,600 का लगाया था, और फिर 670 के आसपास बंद हुआ था, विच इज प्रीटी डिसेंट की जो एक आपका 70 पॉइंट्स का रिकवरी दे दिया था। लेकिन आज जो हुआ है, आज एक डाउन मतलब आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली होगी। ठीक है, 24,584 ऑलरेडी 100 पॉइंट नीचे की गैप डाउन ओपनिंग हुई। और उसके बाद तो भैया थोड़ी सी रिकवरी, मतलब बहुत पुश भी नहीं किया रिकवरी के लिए, टक 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 नीचे 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 नीचे, और करीब करीब वहीं घूमता रहा। मतलब 50-60 पॉइंट, मतलब 12 बजे लो लग गया था, 12-13 बजे, सॉरी 12-1 बजे लो लग गया था। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि 24,300 को वो ब्रीच नहीं कर पाए, लेकिन 24,303 लोएस्ट लगाया, और फिर आ गया 24,319 पर आके बंद हो गया। ये देखो, ये कैंडल बता रही थी कि वो गैप अप ओपनिंग होगी, ये कैंडल बता रही है कि गैप डाउन ओपनिंग होगी। ठीक है, यही मार्केट का दस्तूर है। अब टेक्निकल्स फॉलो नहीं हो रहे, जैसा कि मैं बोल रहा था आपको। अब हुआ क्या, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको जानना है ना, वो ये है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट का डेटा आया है ना नवंबर महीने का, वो बहुत ज्यादा आया। अब देखो, इंडिया बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी डिपेंडेंट नेशन इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, इन टर्म्स ऑफ मशीनरीज, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। भले वो कोयला हो या फिर वो अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, तो बहुत सारी चीजों में इंडिया डिपेंडेंट है। यूएस पे, रशिया पे, यूके पे, जर्मनी पे, जापान पे, इजराइल पे, ऑस्ट्रेलिया पे, बहुत चाइना पे। ऑफ कोर्स चाइना इज लाइक वी कांट रियली, ऐसा नहीं हो सकता कि हम चाइना का नाम ना ले जब एक्सपोर्ट्स की बात आती हो, क्योंकि चाइना जो एक्सपोर्ट्स करता है दुनिया भर में, वो कोई भी कंट्री नहीं करती है। नॉट इवन यूएसए, बिकॉज चाइना जो डंपिंग करता है वो अमेजिंग तरीके की है। खैर वहां नहीं जाते हैं। लेकिन ट्रेड डेफिसिट बेसिकली इंडिया का जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा,
या फिर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, कुछ भी ले लो। देखो ट्रेड डेफिसिट है तो वो नेगेटिव में ही होगा, डेफिसिट इज ऑलवेज इन नेगेटिव, राइट? मतलब आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, सीधी सी बात है। अगर आप ट्रेड सरप्लस में हो तो आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो, दैट इज इट। जैसे चाइना एक ट्रेड सरप्लस में रहता है, इंडिया ट्रेड डेफिसिट में रहता है। कितने ट्रेड डेफिसिट का डेटा है? 37-38 बिलियन डॉलर नवंबर का। और कंपैरिजन, आप कहोगे कि हम क्या करें, इस स्टैंड अलोन डेटा का हर चीज रिलेटिवली होती है ना, तो पिछले साल जो नवंबर 2023 का डेटा था, इट वाज जस्ट 21-22 बिलियन डॉलर्स, और अब के बाद 37-38 बिलियन डॉलर्स, यानी कि 16 बिलियन डॉलर्स बढ़ गया। अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है वो किया गोल्ड ने। गोल्ड का इंपोर्ट जो पिछले साल के नवंबर में था, नवंबर 2023 में, वो था 3-4 बिलियन डॉलर, और अब की बार जो गोल्ड इंपोर्ट हुआ है वो 14 बिलियन डॉलर। अब इसका भी मैं इंपैक्ट आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है आगे। वैसे ही जो नॉन पेट्रोलियम, देखो क्रूड तो आता ही है हमारे यहाँ, हर महीने क्रूड मतलब मिलियंस ऑफ बैरल्स और मतलब ये सब निकलते ही रहते हैं बाहर से और आते रहते हैं, हम स्टोर करते रहते हैं, रिफाइन करते रहते हैं, बेचते रहते हैं, सब करता ही रहता है इंडिया। लेकिन नॉन पेट्रोलियम या नॉन क्रूड जो इंपोर्ट है वो कितना बढ़ा है? वो भी 10-12% से बढ़ा है, विच इज लाइक 8-9 बिलियन डॉलर्स वो था आपका नॉन क्रूड इंपोर्ट था। अब इसका जो इंपैक्ट है वो क्या हो सकता है? एक पॉजिटिव चीज है यहाँ पे, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट दैट इज ऑल्सो माई पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज करंटली मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ बंद करेगा, दिसंबर 25,000 पहुंच जाएगा दिसंबर तक। लेकिन कब क्या हो जाए ये आप कुछ कह नहीं सकते हो, क्योंकि भाई ये इंडियन बाजार है, ये आपका ग्लोबल सिनेरियो से भी अफेक्ट होता है, फिर कुछ हमारे जो डोमेस्टिक सिनेरियोज होते हैं उससे भी अफेक्ट होता है, तो ये सब चलता ही रहता है। खैर, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा आया, और ये मेरे पास यहाँ पे न्यूज़पेपर है, और बहुत ज्यादा देखो, नवंबर गोल्ड रश बूस्ट इंपोर्ट ट्रेड गैप एट रिकॉर्ड। और ये जो गोल्ड रश है ना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज मुझे दिख रही है, और ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो देखते रहना। लेकिन अगली चीज अगर मैं आपको बताऊं कि इस ट्रेड डेफिसिट के चक्कर में हमारा जो रुपीज है वो डॉलर के अगेंस्ट 85 को क्रॉस कर गया, 84.93 पे कुछ बंद हुआ है, और दिन में तो 85 भी ब्रीच कर गया था। यानी कि जो इंपोर्ट्स है वो महंगे होने ही वाले इंपोर्ट्स, क्योंकि देखो रुपी की परफॉर्मेंस गिर रही है, और इस चक्कर में भी हमारे इंपोर्ट की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। ऑफकोर्स अगर रुपी देखो, अभी आप 80 रुपए देते थे एक डॉलर के अगेंस्ट, और अब आप 85 रुपीज दोगे एक डॉलर के अगेंस्ट, तो 5 रुपए, और हम जिस हिसाब से बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे इंपोर्ट करते हैं, तो 5 रुपए भी बहुत बड़ा हो जाता है, और वो अपने आप बढ़ेगा, ठीक है? यानी कि 5-6% तो आपका रुपी गिर गया, इसी चक्कर में बढ़ गया। फिर बाकी आपने गोल्ड इतना इंपोर्ट करवा लिया, नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इतना इंपोर्ट करवा लिया, उससे बढ़ गया। तो ये रुपी का जो गिरना है ना, पूरी मार्केट के लिए भी बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आरबीआई गवर्नर है जो वो चेंज हुए हैं, जो संजय मल्होत्रा जी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि क्या ये जो स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन बनी हुई है, जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी हाई है, जीडीपी की ग्रोथ जो Q2 की है वो भी लो है, यानी कि स्लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन, इट्स अ वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन, लेट मी टेल यू। बिकॉज स्टैग इन्फ्लेशन, बहुत डरते हैं लोग यार। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी आरबीआई को, वो थोड़ी अच्छे से बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब देखो यहां से अगर रेट कट्स करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, गरीब इंसान मर जाएगा, और इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। वहीं पे अगर आप रेट कट्स नहीं करते हो तो आपकी इकोनॉमी सफर करेगी, और आपका जो महंगाई है वो नहीं बढ़ेगी। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रही होती और साथ में इकोनॉमी भी उतनी बढ़ रही होती, तो देखो फिर भी आप बोल सकते थे कि यार इकोनॉमी बढ़ रही है इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन अभी ना ऑपोजिट हो रहा है, विच इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। एक बार आप इसके बारे में जाके पढ़ लेना, मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन संजय मल्होत्रा जी को एक्चुअली इस पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। जो वो पॉलिसी बनाएंगे, क्या बनाएंगे अब नहीं पता, लेकिन किस तरह से इसको टैकल करेंगे वो देखना बहुत जरूरी होगा। खैर, ये 2 रीजन हुए जिसके अंदर एक ट्रेड डेफिसिट का डेटा आया, और दूसरा आपका रुपी अगेंस्ट डॉलर जो है वो गिरता जा रहा है। तीसरा, आपके फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका की मीटिंग होनी है 18 दिसंबर को, जिसके अंदर रेट कट्स का डिस्कशन हो रहा है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट बताया जा रहा है, लेकिन इतना फ्लिपी सिचुएशन है ये फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका की। मतलब कभी कहते हैं रेट कट करेंगे, कभी कहते हैं नहीं करेंगे, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, कभी कहते हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट डेटा है वो खराब आया है, कभी कंजप्शन डेटा बताते हैं। कुछ समझ नहीं आता है इनका कुछ भी, लेकिन मोस्ट लाइकली रेट कट होगा, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे द रेट कट वाज सपोज्ड टू बी 0.5% समवेयर, लेकिन 0.25% हुआ, तो वो जो 0.25% बचा वो तो होना ही होना है, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी एक थोड़ा सा रिस्क बना रहता है ना, कि मतलब कॉशियस हो जाते हैं इन्वेस्टर्स की भाई पता नहीं क्या डिसीजन आएगा, क्या पता रेट काटे ही ना, क्या पता क्या स्टेटमेंट ऐसी दे दे जिससे प्रॉब्लम में आ जाए। तो ये एक प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद जो चौथा है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया का बढ़ा है। तो और पांचवा जो है, चाइना ने अपना बजट डेफिसिट 3 से 4% कर दिया बढ़ा के, जो एस्टिमेट है, और इस चक्कर में चाइना और इकोनॉमिक स्टिमुलस देगा अपनी इकोनॉमी को, ताकि इकोनॉमी बूम करे, ग्रो करे, और पैसा इन्फ्यूज करेगा। और जो हमारे यहाँ से इन्वेस्टर्स है, दे विल मोस्ट लाइकली लीव, मतलब फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, जैसे उन्होंने 1.5 महीना पहले बेचा था जब चाइना ने इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया था, तो हमारे यहाँ से मार्केट से निकल के चाइना में इन्वेस्ट करे थे। तो अभी भी ऐसा देखने को आपको मिल सकता है एक सिचुएशन। तो ये भी कहीं ना कहीं डर का एक बना हुआ है। ये 4-5 रीजंस मोटे मोटे हैं मार्केट के गिरने के। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या
ये जो इंपोर्ट बढ़ा है ये कैसे पॉजिटिविटी भी हो सकती है। देखो अब गोल्ड इंपोर्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं डिमांड भी तो बढ़ी है ना गोल्ड की। कोई पागल तो है नहीं कि यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट करवाता रहेगा और डिमांड है ही नहीं इंडियन मार्केट में। तो प्राइवेट कंजम्पशन जो है ना वो काफी हर्ट हो रहा था अब तक। रूरल इंडिया में इसलिए हो रहा था क्योंकि बहुत ही हैवी रेनफॉल हुई थी जिसके चक्कर में क्रॉप व्रॉप का बहुत सारा नुकसान हुआ। फिर अर्बन इंडिया में इसलिए हुआ क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई थी, बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट था और आपका जो इन्फ्लेशन बढ़ी हुई थी तो मतलब जो नेसेसिटी स्पेंड्स थे वो ज्यादा हो रहे थे जिसके चक्कर में जो आपके एक्सेसरीज या अलग अलग चीजें आप स्पेंड करते हो फालतू की चीजों पे, वो आप मेरी पीछे की वीडियोस देखोगे तो आपको जाके आपको पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी के 4 पिलर्स होते हैं: प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंपनीज के एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन रूरल अर्बन इंडिया में दोनों जगह पे कम हो रहा था, लेकिन अभी गोल्ड इंपोर्ट से क्या ये एक इंडिकेशन है कि जो कंजम्पशन में है वो रिवाइवल आ रहा है, क्योंकि इंपोर्ट तो इसीलिए हो रहा है ना। और क्या जो ये नॉन पेट्रोलियम इंपोर्ट्स हैं ये जो बढ़ रहे हैं, ये जो मशीनरीज मंगवाई जा रही है, अलग अलग चीजें मंगवाई जा रही है, क्या ये कंपनी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हैं टू इंपोर्ट ऑल ऑफ दीज एंड देन दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स एंड देन एक्सपोर्टिंग देम आउट, और लाइक क्या पता डिमांड का रिवाइवल हो रहा हो इस वजह से इतना इंपोर्ट बढ़ रहा, which was unprecedented. So it is going to normalize. This trade deficit is definitely going to normalize from December onwards. लेकिन ये देखना, ये एक पॉजिटिविटी है कहीं ना कहीं जो मैंने अदर साइड ऑफ इट है कि क्या इंपोर्ट इसलिए बढ़ रहा है कि इंडिया में डिमांड जो है वो रिवाइवल हो रहा है, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होती तो इंपोर्ट्स नहीं बढ़ते, एज सिंपल एज दैट। और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा तो इंडियन इकोनॉमी एक अच्छे पेस से ग्रो हो सकती है, क्योंकि जीडीपी का एस्टिमेट 6.6% कर दिया गया 7.2% से काट के, जो फिजिकल ईयर ये अपना जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है इसका। लेकिन भैया देखना ये होगा कि क्या एक्चुअली में हमारा जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो ग्रो हुआ है या हम ऐसे इंपोर्ट करते जा रहे हैं, वो देखने वाली बात होगी। बाकी मार्केट मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है, और मैंने इसीलिए बोला था कि यहाँ से बाउंस बैक ना मार्केट दे सकता है। लेकिन एक चीज और याद रखना आप लोग दोस्तों, ये जो आईटी और फार्मा सेक्टर है ना वो बहुत अच्छा कर सकता है। आईटी और फार्मा सेक्टर आर मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, एंड whichever sector is export oriented sector, it's definitely going to do good because रूपी डिग्रेड हो रहा है। तो उनको जहां 80 रुपए मिलते थे $1 के अगेंस्ट पहले एक्सपोर्ट करने के, वो 85 मिलेंगे, तो अल्टीमेटली दैट रेवेन्यू इज गोइंग टू इंक्रीज। एंड यूएस में तो मतलब मैंने आपको आईटी कंपनीज का तो बताया कि मोस्ट ऑफ द धंधा कहां से आता है आपका, यूएस, यूरोप, यूके से आता है और सारा डॉलर में पेमेंट होता है, तो दे आर लाइक इन अ गुड स्पॉट राइट नाउ। ठीक है, तो आईटी फार्मा स्पेशली ध्यान रखना। बाकी ऑफकोर्स मेटल सेक्टर पे अभी भी बातें चल रही है जिसके अंदर सरकार लगाना चाह रही है अलग अलग तरह के चीप स्टील के इंपोर्ट पे बैन और अलग अलग टैरिफ्स। तो वही बात है कि वो देखना होगा कितनी जल्दी सरकार लगाती है, या फिर डोमेस्टिक कंपनी जो है वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कम करेंगी, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि भाई स्टील फैक्ट्रीज और ये सब जो मेटल फैक्ट्रीज है बहुत बड़ी जनता को एम्प्लॉयमेंट देती है, और जब स्टील प्राइसेस इतने कम होंगे तो फिर वो ल्यूक्रेटिवनेस नहीं बच जाती है, वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती है कंपनी को, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और प्रोडक्शन कट होता है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है क्योंकि कम एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। एज सिंपल एज दैट। अगर मैं ज्यादा तेज बोल जाता हूँ तो रिवाइंड करके जरूर देख लिया करो। और यही मेरे को आपको बताना था कि ये 4-5 रीजन की वजह से जो है ना पूरा मार्केट गिरा है। देखो आज फिर भी ना जुबिलेंट फार्मा देखोगे, थोड़े थोड़े फार्मा शेयर, सिप्ला आज का बेस्ट शेयर था जैसे, ठीक है, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज देखोगे तो ये ब्लूजेट फार्मा, ये भी फार्मा शेयर है, ये सब ना बढ़े हुए देखने को मिले। ठीक है, फिर लेमन ट्री होटल्स का मैंने बताया था कि ब्रेकआउट होगा, ये मैंने अपने प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी पे बोला था। लेमन ट्री भाई मैं ये यहाँ पे दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद है ये शेयर, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में और जिस हिसाब से इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और जिस तरह से डिमांड होटल्स की इंडिया की बढ़ने ही वाली है आने वाले टाइम में, लोग ट्रैवल करने वाले हैं, लोग लग्जरी एक्सपीरियंस और करने वाले हैं, तो बिकॉज पीपल आर स्पेंडिंग ऑन एक्सपीरियंसेस एंड यू शुड इन्वेस्ट इन दोज थिंग्स जो आपको एक्चुअली मतलब उससे रिलेटेड हो। तो मतलब लेमन ट्री होटल एक अच्छी 5 स्टार प्रॉपर्टी भी है, इनके पास 3 स्टार प्रॉपर्टीज भी हैं, फिर अलग अलग जगह जैसे अयोध्या में, अमृतसर में, आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में, अलग अलग जगह पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, रेनोवेशन कर रहा है, बहुत सारे होटल्स पाइपलाइन में हैं। तो ये सिर्फ मैं रैंडमली बता रहा हूँ अभी आपको, क्योंकि सामने दिख गया तो बता दिया। लेकिन मार्केट का ओवरऑल यही है दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ने होल्ड किया हुआ है तो आपको लॉसेस कम देखने को मिले होंगे, लेकिन वो भी टूट सकता है। हाँ मतलब मार्केट यहाँ से अब कितना टूटेगा ये नहीं पता, कि अब टूटना तो नहीं चाहिए, कल वापस 24,500 की रिकवरी दिखानी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं कि क्या होगा। और अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मेरी नॉलेज आपको, अगर आपको एक्चुअली कुछ रेडिएट हुआ हो मुझसे, कुछ पता सीखने को मिला हो, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को कि ये चैनल फॉलो करें, क्योंकि मैं रेगुलर आने वाला हूँ। ये तो भूल ही जाओ कि मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, क्योंकि ये होने नहीं वाला। मेरे को ये कम्युनिटी ग्रो करनी है। आई वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल टू ज्वाइन दिस यूट्यूब चैनल एंड टेक नॉलेज, जो भी मेरे पास है मैं वो दूं। और अगर कहीं मैं गलत आपको नजर आऊँ तो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर।
तो दैट्स इट, डाउनवर्ड प्रेशर है, लेट्स सी कैसे मार्केट कल रिएक्ट करती है वेंसडे को। आज ये 17 दिसंबर है, शाम के 6:05 पे ये वीडियो बन रही है। तो आई होप आपको सबको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट की किस तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हो, म्यूचुअल फंड्स पे देखना चाहते हो या इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज पे देखना चाहते हो। ट्रेडिंग पे तो मैं मोस्टली नहीं बताऊंगा, लेकिन फंडामेंटल अपडेट से रिलेटेड क्या वीडियोस आप देखना चाहते हो वो जरूर बताना। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो अप्रिशिएशन का एक कमेंट भी छोड़ देना।